होटल प्रेसिडेंट के रूम नंबर 1046 में सन 1935 के जनवरी महीने में 2 दिनों के दौरान तमाम ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटी थीं जिनके रहस्यों को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। इन 2 दिनों के दौरान होटल के इस कमरे में घटने वाली घटनाएं इतनी ज़्यादा रहस्यमयी और इतनी ज़्यादा अजीब थी कि आज इस घटना के लगभग 90 साल बीत जाने के बाद भी ये कहानी जिंदा है। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। सन 1935 के जनवरी महीने की 2 तारीख थी, नए साल का दूसरा दिन। कैंसस सिटी मिसूरी में सर्दी का मौसम अपने पूरे चरम पर था। ठंडी हवा बह रही थी। कई दिनों से यहाँ पर धूप नहीं निकली थी। पूरा शहर सुस्त पड़ा हुआ था। इसी शहर के मुख्य इलाके में बने होटल प्रेसिडेंट में दोपहर के लगभग 1:30 बजे एक आदमी आता है। इस आदमी की उम्र 25-30 साल के लगभग थी और इसने काले रंग का कोट पहन रखा था। कोट के ऊपर इसने काले रंग का ही ओवरकोट पहन रखा था। इसके बाल भूरे रंग के थे और इसकी कनपटी पर एक चोट का निशान था। इसके कान अंदर की तरफ मुड़े थे, जिस वजह से होटल के स्टाफ ने अंदाजा लगाया कि आदमी या तो प्रोफेशनल बॉक्सर है या फिर रेसलर है। इस आदमी ने अपना नाम रोलैंड टी ओवेन बताया था और पते में इसने लॉस एंजलिस का पता लिखाया था। अब होटल के स्टाफ से इसने कमरे के विषय में एक अजीब डिमांड की। इसने कहा कि इसे एक ऐसा कमरा चाहिए जो ऊपरी फ्लोर पर हो और होटल के अंदर की तरफ हो। बाहर सड़क की तरफ का कमरा इसको नहीं चाहिए था। तो इसकी डिमांड के अनुसार 10th फ्लोर पर कमरा नंबर 1046 इसे दे दिया जाता है। रूडोल्फ नाम का एक बेलबॉय इसका सामान उठाने के लिए और इसे कमरा दिखाने के लिए आया, लेकिन रूडोल्फ ने देखा कि इस आदमी के पास कोई सामान है ही नहीं, कोई बैग वगैरह कुछ भी इस आदमी के पास नहीं था। खैर, ये दोनों एलिवेटर तक गए और उसके बाद ये दोनों 10th फ्लोर की तरफ जाने लगे। जब ये दोनों एलिवेटर से ऊपर जा रहे थे तो ये बेलबॉय से बातें करने लगा। इसने बेलबॉय से कहा कि ये जो होटल है, होटल प्रेसिडेंट, इसका किराया ठीक ठाक है। इसने बेलबॉय को ये भी बताया कि पिछली रात ये पास के ही एक होटल में ठहरा था जिसका नाम होटल म्यूबैक था। होटल म्यूबैक में एक रात का किराया $5 था, जो कि बहुत ज़्यादा था। उस समय के $5 आज के हिसाब से लगभग $100 होते हैं। फिर इनका 10वां फ्लोर आ गया। फ्लोर पर पहुंचने के बाद बेलबॉय ने 1046 नंबर कमरे का दरवाज़ा खोला। ओवेन कमरे के अंदर गया और सिंक के पास जाकर इसने अपने ओवरकोट की जेब से एक कंघा, एक टूथपेस्ट और एक टूथब्रश निकाला। फिर इसने इन तीनों चीज़ों को सिंक के पास रख दिया। सिंक पर रखने के बाद ये बेलबॉय के साथ कमरे से बाहर निकल आया। अब बेलबॉय ने देखा था कि इसके पास मात्र यही 3 चीज़ें थी, इसके अलावा और कोई भी सामान इसके पास नहीं था। खैर, बेलबॉय ने कमरे को लॉक किया और चाबी उसने ओवेन को दे दी। इसके बाद ये दोनों लोग एलिवेटर से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद लॉबी में बेलबॉय ने देखा कि ये आदमी होटल से बाहर जा रहा था। अब ज़्यादातर बार हमने ये देखा है कि जब कोई ऐसी घटना घटने वाली होती है जिसके बारे में आने वाले दशकों तक चर्चा हो, तो किसी को कोई अंदाज़ा नहीं रहता कि क्या होने वाला है। लेकिन इस केस में होटल के स्टाफ को इस आदमी का बर्ताव पहली ही बार में अजीब लग गया था। अब होटल के स्टाफ को ये तो अंदाज़ा हो गया था कि ये आदमी अजीब है, लेकिन ये आदमी जो बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें करने वाला था, उसका होटल के स्टाफ को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था। खैर, इसके जाने के कुछ देर बाद मैरी सोप्टिक, जो इसी होटल की एक मेड थी, वो होटल में आती है। मैरी सोप्टिक ने पिछले दिन छुट्टी ले ली थी और वो आज दोपहर की शिफ्ट करने के लिए आई हुई थी। मैरी के छुट्टी पर होने की वजह से 1046 नंबर कमरे की सफाई नहीं हो पाई थी। इस वजह से जब ये अपने काम पर वापस आई तो सीधा इस कमरे की सफाई करने के लिए चली गई। लेकिन जब ये इस 1046 नंबर कमरे के पास पहुंची तो इसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा अनलॉक था। खैर, मैरी ने कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर गई। अंदर इसने देखा कि पूरे कमरे में अंधेरा फैला हुआ है। मात्र एक लैंप धीमी रोशनी में जल रहा था और खिड़कियों के ऊपर पर्दे गिरे हुए थे। फिर मैरी की आंखें जब इस अंधेरे में थोड़ा देखने की अभ्यस्त हुई तो इसने देखा कि ओवेन इस अंधेरे कमरे में एक कुर्सी पर चुपचाप बैठा हुआ है। खैर, मैरी ने ओवेन से बताया कि वो कमरे की सफाई करने आई है, तो ओवेन ने मैरी से कहा कि वो कोई लाइट ना जलाए बल्कि अंधेरे में ही कमरे की सफाई करे। तो मैरी को यहाँ पर काम करते हुए लंबा वक्त बीत चुका था, इस वजह से मैरी को अंधेरे में सफाई करने में कोई खास दिक्कत थी नहीं। तो मैरी को सफाई करते हुए कुछ ही मिनट यहाँ पर बीते होंगे कि ओवेन अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। इसने अपना ओवरकोट पहना, बालों को कंघी किया और कमरे से बाहर निकल गया। जाते वक्त इसने मैरी से कहा कि वो दरवाजे को लॉक ना करे क्योंकि इसके कुछ मिलने वाले दोस्त इससे मिलने के लिए इस कमरे में आ रहे हैं। तो खैर, मैरी ने सफाई करने के बाद ऐसा ही किया।
उसने दरवाजे को लॉक नहीं किया और नीचे चली गई। फिर शाम के 4 बजे मैरी धुले हुए तौलिए लेकर इस कमरे में वापस आती है। इस बार भी दरवाजा अनलॉक था। मैरी ने दरवाजा खोला और अंदर गई। अंदर इसने देखा कि कमरे में पहले की ही तरह अंधेरा फैला हुआ है और ओवेन अपने पूरे कपड़े पहने हुए बिस्तर के ऊपर पड़ा है। ये शायद सो रहा था। मैरी ने देखा कि बेडसाइड टेबल पर लैंप के पास एक नोट रखा हुआ है जिसमें लिखा था कि मैं 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करो, डॉन। डॉन इस नोट को लिखने वाले इंसान का नाम था। तो मैरी ने चुपचाप तौलिए रखे और कमरे से बाहर चली गई। फिर इसके बाद पूरी रात इस 1046 नंबर कमरे में कोई नहीं आया। इसके अगली सुबह लगभग 10:30 बजे मैरी फिर से इस कमरे में आती है। इस बार जब मैरी यहाँ आई तो इस कमरे का दरवाज़ा लॉक था। तो मैरी को लगा कि ओवेन शायद अपने किसी काम के सिलसिले में होटल से बाहर गया होगा। अब मैरी के पास एक मास्टर की रहा करती थी, तो इसने अपनी मास्टर की से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गई। अंदर इसने देखा कि कमरे में पहले की ही तरह अंधेरा फैला हुआ है और ओवेन इस कमरे में एक कुर्सी के ऊपर बैठा है, बंद कमरे के अंदर अंधेरे में बिल्कुल चुपचाप। तो मैरी को अब ये बात अजीब तो लगी, लेकिन इसने ओवेन से कुछ कहा नहीं, क्योंकि ये जो होटल था तो इसमें आने वाले लोगों से यहाँ का स्टाफ ज़्यादा बातचीत नहीं किया करता था। तो मैरी बिना कुछ कहे चुपचाप अपने सफाई के काम में लग जाती है। मैरी अपना सफाई का काम कर रही थी, तभी कमरे का फ़ोन बज उठा। ओवेन ने फ़ोन उठाया। अगली तरफ से जो कुछ बोला जा रहा था उसे सुनने के बाद ओवेन ने कहा कि नहीं डॉन, मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ भी खाना नहीं चाहता हूँ, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। ये बात करने के बाद इसने फ़ोन को वापस रखा नहीं, पकड़े हुए बैठा रहा। फिर ये मैरी से बात करने लगा। इसने मैरी से इसके सफाई के काम के बारे में पूछना शुरू कर दिया। इसने मैरी से पूछा कि क्या मैरी पूरे फ्लोर की सफाई करती है, और यह होटल प्रेसिडेंट क्या एक रेसिडेंशियल होटल था। रेसिडेंशियल होटल वो होते हैं जिनमें लोग लंबे समय तक के लिए रह सकते हैं। तो इसने मैरी से वो बात भी बताई कि इसके पहले ये जिस होटल में रुका था, होटल म्यूबैक में, उसका किराया बहुत ज़्यादा था। खैर, मैरी इसकी बातें सुनती रही और अपना काम करती रही। काम खत्म होने के बाद मैरी यहाँ से चली गई। फिर शाम के 4 बजे ये धुली हुई टॉवेल लेकर वापस लौटती है। जब ये टॉवेल लेकर वापस लौटी तो इसने सुना कि कमरे के अंदर 2 लोग बात कर रहे हैं। तो इसने फिर दरवाज़ा खटखटाया। इसके दरवाज़ा खटखटाने पर अंदर से एक इंसान ने पूछा कि कौन है। अब ये जो इंसान पूछ रहा था ये ओवेन नहीं था, क्योंकि इसकी आवाज़ ओवेन की आवाज़ से बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा भारी थी। तो मैरी ने कहा कि वो धुले हुए तौलिए लेकर आई है। तो अंदर से जो इंसान बोल रहा था उसने कहा कि नहीं चाहिए। अब मैरी को यह बात काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि मैरी को पता था कि इस कमरे में कोई भी तौलिया नहीं है, क्योंकि मैरी जब सुबह इस कमरे में आई थी तो उसने खुद ही इस कमरे से सारे तौलिए निकाल लिए थे। खैर, जब अंदर से मना कर दिया गया था तो मैरी यहाँ से चली गई। इसके 2 घंटे बाद शाम के लगभग 6 बजे जीन ओवेन नाम की एक महिला इस होटल में चेक इन करती है। रोलैंड ओवेन से इस महिला का कोई भी संबंध नहीं था। यह महिला कैंसस सिटी के पास में ही रहती थी और ये इस कैंसस सिटी में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। शॉपिंग करते हुए इसे काफ़ी वक्त लग गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा थक गई। तो इसने सोचा कि रात में गाड़ी चलाकर वापस नहीं जाएगी, बल्कि यहीं पर रुक जाएगी। इसे 10वें फ्लोर पर 1048 नंबर का कमरा दे दिया गया था। इस महिला का एक बॉयफ्रेंड था जो इसी शहर में एक फूलों की दुकान पर काम करता था। वो रात के लगभग 9 बजे इस महिला से मिलने आया और 2 घंटे के लगभग यहाँ पर रुका। इसके बाद यहाँ से चला गया। इस जीन ओवेन नाम की महिला को देर रात तक इस फ्लोर पर आदमी तथा औरतों के तेज तेज आवाज़ में बात करने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। चार्ल्स ब्लोसर नाम का एक एलिवेटर ऑपरेटर था जिसने आधी रात के लगभग अपनी शिफ्ट शुरू करी थी। रात के लगभग 1:30 बजे तक चार्ल्स एलिवेटर को ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा। फिर 1:30 बजे के बाद सारा होटल शांत हो गया, सिवाय कमरा नंबर 1055 के। इस कमरे में कोई पार्टी चल रही थी। अब ब्लोसर के साथ एक अजीब घटना घटी थी। आधी रात के वक्त इस होटल में एक महिला आती है। इस महिला ने एलिवेटर को 10वें फ्लोर पर ले जाने के लिए कहा। जब एलिवेटर 10वें फ्लोर पर पहुंचा तो इस महिला ने कमरा नंबर 1026 के बारे में ब्लोसर से पूछा। ब्लोसर ने बता दिया। इस महिला को 10वें फ्लोर पर छोड़ने के बाद ब्लोसर एलिवेटर को लेकर वापस नीचे लॉबी में उतर आता है। लॉबी में पहुंचने के लगभग 5 मिनट बाद एलिवेटर को फिर से 10वें फ्लोर पर बुलाया गया। इस बार वे बुलाने वाली यही महिला थी। यह महिला कुछ उलझन में लग रही थी और इसने कहा कि ये जिस इंसान से मिलने आई थी वो कमरा नंबर 1046 में नहीं था। इतना कहने के बाद ये महिला जैसे खुद से ही बात करने लगी और खुद से बात करते हुए कहने लगी
कि अगर वो उस कमरे में नहीं था तो हो सकता है 1024 नंबर कमरे में हो, क्योंकि जब ये महिला आ रही थी तो इसने 1024 नंबर कमरे के दरवाजे के ऊपर रोशनी जलती हुई देखी थी, जिसका मतलब था कि कमरे के अंदर लाइट चल रही थी। तो ये महिला इसी तरह खुद से बात करते हुए फ्लोर में वापस चली गई और लिफ्ट बिना इस महिला को लिए नीचे लॉबी में आकर रुक गई। फिर इसके लगभग आधे घंटे बाद एलिवेटर को फिर से 10वें फ्लोर पर बुलाया गया। इस बार फिर से यही औरत एलिवेटर का इंतजार कर रही थी। इस बार ये कुछ भी बोली नहीं, एलिवेटर में सवार हुई, नीचे लॉबी में पहुंची और इसके बाद होटल से बाहर चली गई। इसके लगभग 1 घंटे बाद सुबह के 4:15 पर एलिवेटर को फिर से 9वें फ्लोर पर बुलाया गया। एलिवेटर को बुलाने वाली वही महिला थी और ये अकेली थी। ये एलिवेटर में सवार हुई, नीचे उतरी और होटल से बाहर चली गई। इसके बाद ये दोबारा नहीं लौटी। फिर इसके लगभग आधे घंटे बाद जो आदमी इस महिला के साथ आया था उसने एलिवेटर को 9वें फ्लोर पर बुलाया। इसने बताया कि इसे नींद नहीं आ रही है और ये बाहर टहलने के लिए जा रहा है। इतना कहने के बाद ये होटल से चला गया और दोबारा लौटकर नहीं आया। फिर 4 जनवरी की सुबह को 7 बजे डेला फर्ग्यूसन नाम की एक टेलीफोन ऑपरेटर जो इसी होटल में काम किया करती थी, वो अपनी शिफ्ट पर आती है। अब रूम नंबर 1046 से पिछली रात में सुबह फ़ोन करके जगाने के लिए रिक्वेस्ट करी गई थी। तो डेला फर्ग्यूसन 1046 नंबर रूम में फ़ोन करने जा ही रही थी कि इसने देखा एक लाइट जल रही है। ये लाइट बता रही थी कि 1046 नंबर कमरे का टेलीफोन अपने हुक पर नहीं है। तो डेला फर्ग्यूसन ने रूडोल्फ नाम के उसी बेलबॉय को 1046 नंबर कमरे में भेजा कि ये जाए और जाकर टेलीफोन को हुक पर रखकर आए। जब रूडोल्फ वहां पर पहुंचा तो इसने देखा कि 1046 नंबर कमरे का दरवाज़ा लॉक है और इसके नॉब पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लटका हुआ है। तो इसने कई बार दरवाजे को पीटा। जब इसने दरवाजे को पीटा और चिल्लाया तब अंदर से एक आवाज़ आई। आवाज़ ने इसे अंदर आने के लिए कहा, लेकिन ये अंदर तो जा नहीं सकता था क्योंकि कमरे का दरवाज़ा लॉक था। फिर इसने बताया चिल्लाकर उसी तरह कि मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, कमरे का दरवाज़ा लॉक है। तो अंदर से जो आवाज़ आ रही थी उसने कहा कि लाइट्स को ऑन कर दो। अब अंदर से लाइट्स को ऑन करने के लिए तो कहा गया था, लेकिन दरवाज़ा अभी भी नहीं खुला था। तो इसने चेक किया, दरवाज़ा नहीं खुला है। तो फिर रूडोल्फ ने चिल्लाकर फ़ोन को हुक पर रखने के लिए कहा और यहाँ से चला गया। रूडोल्फ ने टेलीफोन ऑपरेटर को कहा कि जो आदमी 1046 नंबर कमरे में है वो शायद नशे में है और उसकी हालत ठीक नहीं है। 1 घंटा और इंतज़ार कर लो, शायद वो तब तक जग जाए, उसके बाद हम जाएंगे और फ़ोन को वहाँ पर रख देंगे। 1 घंटा बीत गया था और सुबह के 8:30 बज गए थे, लेकिन 1046 नंबर कमरे के टेलीफोन को अभी भी हुक पर नहीं रखा गया था। तो इसी होटल में हैरोल्ड नाम का एक और बेलबॉय था। इस बार हैरोल्ड को भेजा गया। हैरोल्ड जब वहाँ पर पहुँचा तो इसने देखा कि कमरा अभी भी लॉक है और डू नॉट डिस्टर्ब का साइन अभी भी लटका हुआ है, लेकिन हैरोल्ड के पास एक मास्टर की रहा करती थी। तो इसने उस मास्टर की से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गया। अंदर जाने पर इसने देखा कि कमरे के अंदर अंधेरा फैला हुआ है और ओवेन बिस्तर पर नशे की हालत में पड़ा हुआ है। बिस्तर पर इसे कुछ गहरे रंग के धब्बे भी दिखाई दिए, लेकिन इसने लाइट जलाकर नहीं देखा। इसने देखा कि फ़ोन टेलीफोन स्टैंड के पास नीचे फर्श के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसने फ़ोन को उठाकर स्टैंड पर रखा और रिसीवर को हुक पर रखकर ये चला गया। इसके लगभग 2 घंटे बाद 10:30 बजे के करीब टेलीफोन ऑपरेटर ने देखा कि फिर से 1046 नंबर कमरे का टेलीफोन अपने हुक पर नहीं है। तो अब टेलीफोन ऑपरेटर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और इसने रूडोल्फ को फिर से भेजा कि जाकर देखो 1046 नंबर कमरे में आखिर चल क्या रहा है। तो रूडोल्फ वहाँ पर पहुँचा और इसने देखा कि 1046 नंबर का कमरा अभी भी लॉक है और दरवाजे की नॉब पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लटका हुआ है। तो इसने कई बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तो इस बार रूडोल्फ भी एक मास्टर की लेकर आया था। तो मास्टर की के द्वारा इसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। अंदर इसने देखा कि ओवेन अपने घुटनों पर बैठा हुआ है। इसके घुटने लगभग 2 फुट की दूरी पर फैले हुए थे। फिर इसने देखा कि ओवेन के सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। फिर इसने तुरंत लाइट जलाई और लाइट जलाने के बाद इसने जो कुछ देखा उसे देखकर इसके होश उड़ गए। इसने देखा कि इस होटल के पूरे कमरे की दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। इसके अलावा इस कमरे के बाथरूम की दीवारों पर भी खून के छींटे पड़े हुए थे। तो इतना देखने के बाद ये फौरन भागकर नीचे गया और असिस्टेंट मैनेजर को बुलाकर लाया। लेकिन जब ये लोग दोनों 1046 नंबर कमरे पर पहुंचे तो ये लोग इस कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल पाए, क्योंकि अंदर से ओवेन दरवाजे के पास गिर गया था
जिस वजह से दरवाजा सिर्फ एक बीते के लगभग ही खुल पा रहा था। खैर, कुछ देर बाद ओवेन अपने आप उठ गया और दरवाजा खुल गया। ये दोनों लोग अंदर गए। ओवेन यहाँ से उठने के बाद जब ये दरवाजे के पास पड़ा हुआ था तो यहाँ से उठने के बाद ये खड़ा हुआ और जाकर बाथ टब पर बैठ गया। जब डॉक्टर ने ओवेन से पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, तो ओवेन ने कहा किसी ने नहीं। जब डॉक्टर ने इससे पूछा कि तुमको इतनी ज़्यादा चोटें कैसे आ गई, तो ओवेन ने कहा कि ये गिर गया था और इसका सर बाथटब से टकरा गया। जब डॉक्टर ने इससे पूछा कि क्या तुम खुद को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो ओवेन ने कहा नहीं। इसके बाद फिर ये बेहोश हो गया। इसे फिर हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर ये कोमा में चला गया और 4 तारीख की आधी रात के बाद यानी 5 तारीख की रात को इसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने फिर अपनी तहकीकात शुरू करी। सबसे पहले जीन ओवेन नाम की उस महिला से पूछताछ करी गई जो एक रात के लिए उस होटल में रुकी थी, क्योंकि इस रोलैंड ओवेन और जीन ओवेन के सरनेम एक ही थे। लेकिन जल्द ही पुलिस को यकीन हो गया कि इस महिला का इस केस से कोई लेना देना नहीं है और इस महिला को छोड़ दिया गया। ऑटोप्सी में पता चला कि ओवेन की जान घावों की वजह से ही गई है और ये घाव इसके शरीर पर शायद सुबह के 4 या 5 बजे किए गए थे। पुलिस ने जब कमरे की छानबीन की तो इनको चौंकाने वाली बात पता चली। कमरे में ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जो ओवेन की हो। इसकी हर चीज कमरे से गायब हो चुकी थी। इसका हर एक कपड़ा यहाँ से जा चुका था, छोटे से छोटा कपड़ा भी, सिवाय एक टाई के टैग के जो फर्श के ऊपर पड़ा हुआ था, और ये टैग बता रहा था कि ये टाई न्यू जर्सी में बनी थी। अब ओवेन के कपड़े तो गायब हो ही चुके थे, इसके अलावा इस कमरे का साबुन, शैम्पू और तौलिए भी गायब किए जा चुके थे। ओवेन को बांधे जाने की वजह से पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि इस काम में एक से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। कमरे में 2 कांच के गिलास थे। इनमें से एक कांच का गिलास शेल्फ के ऊपर था और दूसरा सिंक में था। जो गिलास सिंक में था उसका एक टुकड़ा गायब था। इसके अलावा कमरे से एक हेयर पिन, एक सेफ्टी पिन, बिना जलाई गई एक सिगरेट और एक बोतल डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी मिला था। फोन पर 4 उंगलियों के निशान मिले थे। छोटे होने की वजह से पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि ये उंगलियों के निशान किसी महिला के थे। ये निशान किसके थे, इस बात का कभी भी पता नहीं चल पाया। जब पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ी तो जल्द ही पुलिस को यह भी पता चल गया कि रोलैंड टी ओवेन इस आदमी का असली नाम नहीं था। फिर पुलिस को पता चला कि यह आदमी होटल म्यूबैक में भी ठहरा था, तो पुलिस वहां गई होटल म्यूबैक में। अब वहां पुलिस को पता चला कि इस रोलैंड टी ओवेन नाम का कोई भी इंसान होटल म्यूबैक में नहीं ठहरा था, जो तारीख बताई गई थी उस तारीख को। लेकिन स्टाफ के एक आदमी ने जो हुलिया पुलिस ने बताया था, उस हुलिये के आधार पर बताया कि एक आदमी इस हुलिये का यहाँ पर रुका था जिसने अपना नाम यूजीन के स्कॉट बताया था। यहाँ भी उसने लॉस एंजलिस का पता लिखवाया था और होटल के अंदर की तरफ का कमरा मांगा था। अब पुलिस को जाहिर था कि ये नाम भी झूठा है। लॉस एंजलिस पुलिस से इन दोनों नामों के बारे में पूछताछ करी गई, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसके फिंगरप्रिंट भी भेजे गए, लेकिन इसके फिंगरप्रिंट का भी पुलिस के डाटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं था। फिर पुलिस ने इसकी पहचान को पता करने के लिए न्यूज़पेपर में इसका एक स्केच छपवाया और लोगों से जानकारी मांगी कि अगर कोई इंसान इसको पहचानता हो तो सामने आए और पुलिस की मदद करे। तमाम लोग फ्यूनरल होम में इसकी लाश को देखने के लिए आए, लेकिन कोई भी इस इंसान को पहचान नहीं सका। पुलिस के पास चिट्ठी और तार के माध्यम से तमाम तस्वीरें आ रही थी और जानकारियां भी आ रही थी, और पुलिस इन तस्वीरों तथा जानकारियों को छांटने में लगी हुई थी। एक बार तो पुलिस को लगा कि ये केस सुलझ गया है जब एक आदमी ने बताया कि मरने वाला शख्स उसका कजिन है। लेकिन जब इस आदमी की बहन आई तो उसने बताया कि इस आदमी का कजिन तो 5 साल पहले ही गुजर चुका है। अब रोलैंड टी ओवेन को होटल से बाहर ज़्यादा देखा नहीं गया था। फिर रॉबर्ट लेन नाम का एक आदमी आता है जो पुलिस को एक कहानी बताता है। इसने बताया कि 3 तारीख की रात को लगभग 11 बजे ये सड़क पर अपनी कार से जा रहा था। तब इसने देखा कि एक आदमी जो सिर्फ बनियान, पैंट और जूते पहने था, वो गाड़ी को रुकने का इशारा कर रहा था। अब इसका ये पहनावा रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक थी। लेकिन रॉबर्ट ने सोचा कि हो सकता है ये आदमी किसी दिक्कत में हो, ये सोचकर इसने गाड़ी रोक दी। जब रॉबर्ट रुका तो ये आदमी गाड़ी के नज़दीक आया और इसने रॉबर्ट से माफ़ी मांगी। इसने कहा कि उसने रॉबर्ट की गाड़ी को टैक्सी समझकर रुकने का इशारा कर दिया था। आदमी ने रॉबर्ट से पूछा कि क्या वो उसे किसी ऐसी जगह पर छोड़ देगा जहाँ से उसको कोई टैक्सी मिल सके, तो रॉबर्ट ने इसको अपनी गाड़ी में बैठा लिया। जब कार चलने लगी तो रॉबर्ट ने इससे कहा कि लगता है तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा हो गया है। इस पर आदमी ने कहा कि वो अगले दिन किसी को मार डालेगा। अब रॉबर्ट को लगा कि उसके साथ कुछ ऐसा किया गया है जिसका बदला लेने के लिए
ये अगले दिन किसी को मारने की बात कह रहा है। रॉबर्ट ने शीशे में देखा कि इस आदमी के हाथ में गहरी खरोंच थी और ये अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से दबाए हुए भी था, जिसका मतलब था कि इसके हाथ में शायद और कोई गहरी चोट भी लगी थी। रॉबर्ट ने इसे टैक्सी मिलने वाली जगह पर उतारा। इस इंसान ने रॉबर्ट को धन्यवाद दिया और दूसरी टैक्सी में बैठकर यहाँ से चला गया। ओवेन की मौत के बाद रॉबर्ट इसकी लाश को देखने के लिए आता है। ओवेन के हाथ पर भी रॉबर्ट को वैसा ही खरोंच का निशान दिखाई पड़ा, जिसकी वजह से रॉबर्ट को यकीन हो गया कि इसने ओवेन को ही अपनी कार में बिठाया था। फिर ये पुलिस के पास गया और इस घटना के बारे में पूरी बात इसने पुलिस को बता दी। पुलिस अब आगे भी तहकीकात करती रही, लेकिन पुलिस को आगे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर 3 मार्च को अखबार में खबर छपती है कि इस आदमी को अगले दिन पॉटर्स फील्ड में दफनाया जाएगा। ये खबर फ्यूनरल होम के डायरेक्टर ने छपने के लिए दी थी। अब जिस दिन अखबार में खबर छपी थी, उसी दिन फ्यूनरल होम के डायरेक्टर के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कोई आदमी था जिसने कहा कि फ्यूनरल को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, जिससे वो ओवेन के कब्र और मेमोरियल पार्क सेमेट्री में सर्विस के लिए पैसे भेज सके। आदमी ने कहा कि वहाँ ये मरा हुआ आदमी उसकी बहन के पास रहेगा। डायरेक्टर ने कहा कि उसे सारी बात पुलिस को बतानी पड़ेगी। तो जो आदमी बात कर रहा था उसने कहा कि वो जानता है कि डायरेक्टर पुलिस को बता देगा, लेकिन उसे जरा सी भी परवाह नहीं है। खैर, फ्यूनरल को टाल दिया गया और 23 मार्च को फ्यूनरल होम को एक लिफाफा मिला जिसमें अखबार में लिपटे हुए $25 थे। ये $25 खर्च के लिए पर्याप्त थे। भेजने वाले का कभी पता नहीं चल पाया कि ये डॉलर किसने भेजे थे। इन $25 के अलावा $5 एक फूल वाले को भी भेजे गए थे। फूल वाले को फ़ोन के द्वारा निर्देश दिया गया था कि फ्यूनरल वाले दिन वहाँ पर 13 गुलाबों का एक गुलदस्ता पहुँचा दो। ये जो निर्देश दिया था, ये किसी महिला ने बात करी थी। पैसों के साथ एक कार्ड था जिस पर लिखा हुआ था लव फॉर एवर लुइस। इसे हाथ से लिखा गया था और राइटिंग को बदल कर लिखने की कोशिश करी गई थी। फूल वाले ने गुलदस्ता कार्ड में रखकर वहाँ पर फ्यूनरल वाले दिन पहुँचा दिया। इसके कुछ दिनों बाद एक औरत ने अखबार को फ़ोन करके बताया कि उस आदमी को प्रॉपर फ्यूनरल दिया गया है, यानी रोलैंड टी ओवेन को। वो चाहे तो फ्यूनरल होम और फूल वाले से इस बात का पता भी कर सकते हैं, क्योंकि अखबार ने खबर छापी थी कि इसे पॉटर्स फील्ड में दफनाया जाएगा। फ्यूनरल के बाद भी पुलिस अपनी तहकीकात में लगी रही। तमाम पुलिस वाले इस कब्रिस्तान में काम करने वाले लोगों और कब्र की खुदाई करने वाले लोगों का बेस बनाकर इस कब्रिस्तान में तमाम दिनों तक मौजूद रहे कि अगर कोई इसकी कब्र पर आए तो उसे पकड़ा जा सके, लेकिन कभी कोई पकड़ा नहीं जा सका। साथ ही साथ इसका जो स्केच था वो भी तमाम अखबारों और पत्रिकाओं में छापा जा रहा था। फिर रूबी ओगलट्री नाम की एक महिला सामने आती है। रूबी के एक दोस्त ने द अमेरिकन वीकली में छपी हुई एक तस्वीर देखी थी जो रूबी के बेटे से बिल्कुल मेल खाती थी। तो रूबी के पास गई और इसको वो तस्वीर दिखाई। रूबी के बेटे का नाम आर्टेमस था। तो रूबी को लगा कि उसके बेटे का ही स्केच है। तो फिर रूबी पुलिस के पास गई और इसने पुलिस को बताया कि आर्टेमस, इसका बेटा, 1934 में घूमने के लिए गया था और उसके बाद दोबारा कभी वापस नहीं लौटा। इसकी कनपटी पर जो निशान बना हुआ था उसके बारे में रूबी ने बताया कि इसके सर पर बचपन में गर्म ग्रीस गिर जाने की वजह से वो निशान बन गया था और इसका कान भी इसी वजह से अंदर की तरफ मुड़ गया था। लेकिन रूबी के खुलासे की वजह से कुछ और दिक्कतें पैदा हो गई थी। आर्टेमस की मौत के बाद भी रूबी के पास आर्टेमस की एक चिट्ठी आई थी। ये चिट्ठी टाइप करी गई थी और इसे शिकागो से भेजा गया था। लेकिन इसके पहले जब आर्टेमस रूबी को चिट्ठी लिखता था तो वो हाथ से लिखा करता था और दिक्कत ये थी कि आर्टेमस को टाइप करना नहीं आता था। फिर इसकी मौत के लगभग 5 महीने बाद मई के महीने में रूबी के पास एक और चिट्ठी आती है। इस चिट्ठी में बताया गया कि आर्टेमस समुद्री जहाज से यूरोप की यात्रा पर जा रहा है। इस चिट्ठी को न्यूयॉर्क से भेजा गया था। फिर अगस्त के महीने में इसके पास एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले ने बताया कि आर्टेमस ने एक फ़्लाइट के दौरान उसकी जान बचाई थी। आर्टेमस फ़ोन नहीं कर सकता क्योंकि वो मिस्र की राजधानी कायरो में रह रहा है। वहाँ उसने एक अमीर औरत से शादी कर ली है और काफ़ी ज़्यादा मज़े में है। वो लिख नहीं सकता है क्योंकि फ़्लाइट में हुए हादसे के दौरान इस इंसान की जान बचाने के वक्त उसका एक अंगूठा कट गया था, जिस वजह से वो लिखने में अक्षम है। इस आदमी ने लगभग आधे घंटे तक रूबी से बात करी थी। ये बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था और इसकी बातों से लग रहा था कि व्यक्तिगत तौर पर आर्टेमस को जानता है और ये सच बोल रहा है। इसने अपना नाम भी बताया था, लेकिन पुलिस ने कभी भी वो नाम पब्लिक नहीं किया। तो इस केस के बारे में तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका आज लगभग 90 साल बीत जाने के बाद भी जवाब नहीं मिल पाया है। जैसे वो डॉन नाम का शख्स कौन था जिसका जिक्र शुरुआत में आया था और जिसने नोट लिखकर
टेबल लैंप के पास छोड़ा था? ओवेन को क्यों मारा गया था? और ये वाकई आर्टेमस ओगल्ट्री ही था या मरने वाला शख्स रोलैंड टी ओवेन कोई और था? इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं और ये केस अभी भी अनसुलझा है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।